डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पकड़ने जा रही है नई रफ्तार। गाय के गोबर से बड़े पैमाने पर तैयार की जाएगी मीथेन गैस, जो वाहनों को लंबी दूरी तक चलाने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी देगी मजबूती। जम्मू कश्मीर के भदरवा के किसान तौकीर बागवान को प्रधानमंत्री ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। पिछले साल योग दिवस पर पीएम ने तौकीर के स्टॉल का किया था दौरा। उन्हें औषधीय और सुगंधित पौधों के मूल्य संवर्धन पर काम करने की दी थी सलाह। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धराली से गंगनानी को जोड़ने वाला लमची गाड़ पर पुल तैयार, वाहनों की आवाजाही शुरू। राहत और बचाव कार्य में आएगी तेजी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई रफ्तार पकड़ने जा रही है। प्रदेश में पहली बार गाय के गोबर से इतने बड़े पैमाने पर मीथेन गैस तैयार की जाएगी, जो वाहनों को लंबी दूरी तक चलाने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि एक गाय के गोबर से सालाना 225 लीटर पेट्रोल के बराबर मीथेन गैस तैयार होगी और जिसे सीबीजी में बदला जाएगा और जिससे एक कार 5500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर सकेगी। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में निराश्रित गौवंश से रोजाना औसतन 54 लाख किलोग्राम गोबर प्राप्त होता है और इस गोबर को सीबीजी संयंत्रों में प्रोसेस किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल मीथेन बनाने के से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में खाना पकाने, लघु उद्योगों में हीटिंग ईंधन और प्राकृतिक खेती में जैविक घोल के रूप में किया जाएगा और इससे लाखों रुपए तक की सालाना कमाई संभव होगी। खेती के लिहाज से अगस्त का महीना बेहद अहम है और इस दौरान देश में मानसून सक्रिय रहता है और मिट्टी में नमी भी रहती है। खरीफ फसलों की अच्छी बढ़त के लिए ये समय सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। ऐसे में अगर किसान सही से फसलों की देखभाल करें तो उन्हें खेती से अच्छा फायदा मिल सकता है और साथ ही उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई में मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही किसान खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं और अब अगस्त के महीने में ये खरीफ फसलें बड़े पैमाने बढ़ने पर हैं और इसीलिए उनको सही समय पर खाद और पोषण देना बहुत ज़रूरी है। किसानों की सहूलियत के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि वे अगस्त के महीने में मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियों की खेती करें और इस मौसम में लीची, आम और पपीता जैसे फलों की रोपाई करना किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। अगर अगस्त में बारिश पर्याप्त मात्रा में हो रही है तो आम के पौधों की रोपाई के लिए ये समय अनुकूल है। तो वहीं इस दौरान फसलों की रोपाई करते समय किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जलभराव ना हो और इसके साथ ही पौधों की अच्छी ग्रोथ और पैदावार के लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का इस्तेमाल जरूर करें। बकरी पालन छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। किसान छोटी जगह पर भी बकरियों को पाल सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बकरियों को अच्छा आहार मिले और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो और इसके लिए बकरियों में होने वाले विभिन्न रोगों, उनके कारणों, लक्षणों और उपचार और रोकथाम के उपाय के बारे में बकरी पालकों को व्यावहारिक ज्ञान होना अतिरिक्त आवश्यक है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की यह खास रिपोर्ट।
गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी किसानों के लिए आय बढ़ाने का अच्छा जरिया है। इसकी खासियत यह है कि किसान छोटी जगह पर भी बकरियों को पाल सकते हैं। इसके अलावा इसके पालन पोषण में भी खर्च कम आता है। बकरी पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बकरियों को अच्छा आहार मिले और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं न हो। बकरियों में आमतौर पर फड़किया, बकरी चेचक, खुरमुंह पका रोग, निमोनिया, जोन्स रोग, खुर गलन रोग, आफरा और दस्त जैसी बीमारियां होती हैं। फड़किया बकरियों की एक प्रमुख बीमारी है जो अधिकतर वर्षा ऋतु में होती है। इसमें बकरी के अंगों में फड़कन यानी कंपन सी दिखाई देती है। बकरी चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। बकरियों को बुखार हो जाता है। रोग के प्रकोप से बचाने के लिए प्रतिवर्ष वर्षा से पहले रोग प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। खुरमुंह पका रोग बकरियों का एक संक्रामक रोग है। इसमें बकरियों के खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं तथा मुंह से लार टपकती रहती है और बकरी इससे चारा नहीं खा पाती। बकरियों को निमोनिया भी होता है। इस रोग में फेफड़ों और श्वसन तंत्र में सूजन आ जाती है। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग के कारण बकरियों में तथा उनके बच्चों में मृत्यु दर अधिक होती है। खुर गलन रोग भी बकरियों में वर्षा से सर्दियों तक होने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग में बकरी एक या अधिक पैरों से लंगड़ा कर चलती है। आफरा भी बकरियों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक रोग है। इसमें गैसों के बनने और इकट्ठा होने से पेट फूल जाता है। पेट में बनी गैस शरीर से बाहर न निकलने पर अंदर अन्य भागों पर दबाव डालती है, जिससे मुख्य रूप से फेफड़े प्रभावित होते हैं और पशु को सांस लेने में परेशानी होती है। बकरी के बच्चों में होने वाली एक बीमारी दस्त है। इस रोग के कारण बुखार आ जाता है और तेज दस्त होता है तथा बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। बकरियों में होने वाले विभिन्न रोग, उनके कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपायों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे बकरी पालक रोगों द्वारा होने वाली हानि से बच सकते हैं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए हर दिन बकरी की जांच करनी चाहिए। अगर कोई बकरी बीमार लग रही है तो उसे दूसरी बकरियों से अलग रखना चाहिए। बकरी पालकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हर 3 महीने में बकरियों को कृमिनाशक दवाई पिलाई जाए, विशेषकर बरसात से पहले और बरसात के बाद। पशुपालक बकरियों के टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य सलाह का ख्याल रखें। बरसात के दिनों में बकरियों के रहने वाले स्थान पर जमीन में चूने का छिड़काव करना चाहिए। बकरियों के रहने वाले कमरे की दीवारों को हर महीने चूने से पुताई करनी चाहिए। गाभिन बकरियों को एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका लगवाना चाहिए। बकरी पालक अपने रेवड़ में आई बीमारी की पहचान कर अपने निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इन तमाम बीमारियों का उपचार करवा सकते हैं। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। और बारिश के मौसम में फसलों पर कीटों का आक्रमण होना आम बात है। किसानों के लिए ऐसे में ज़रूरी है कि वे समय समय पर फसल की साफ सफाई और ज़रूरी देखभाल करते रहें। बारिश में लगने वाले कीटों में से एक प्रमुख कीट है जो कि फसल को 75% तक नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीट का नाम है कुरमुला कीट। कुरमुला भारत में एक मुख्य हानिकारक कीट के रूप में जाना जाता है। ये कीट देश के अलग अलग राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुरमुला कीट से फसलों को बचाने के लिए खेतों में सूखे गोबर का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें कि ताज़े या गीले गोबर का इस्तेमाल कभी ना करें। इन कीटों का शरीर बहुत ही कोमल होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा गर्मी नहीं झेल पाते और ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई ज़रूर करें और इससे ये कीट मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी में नष्ट हो जाते हैं। ये कीट फसलों पर रात के समय हमला करते हैं और ऐसे में उन्हें नष्ट करने के लिए खेतों में स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करें। कृषि विभाग द्वारा यूरिया की उपलब्धता की समीक्षा कर कम उपलब्धता एवं अधिक खपत वाले जिलों को चिन्हित कर वितरण किया जा रहा है। कृषि विभाग के शासन सचिव ने बताया है कि कम उपलब्धता वाले जिलों में आगामी 3 से 4 दिनों में यूरिया की आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर केंद्र सरकार से समन्वय कर प्रदेश में मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी राज्य में 1,70,000 मीट्रिक टन यूरिया जिलों में उपलब्ध है।
श्री गंगानगर जिले में सबसे अधिक 18,777 मीट्रिक टन, जोधपुर में 12,971, टोंक में 11,900, नागौर में 8,851 एवं बारा में 8,583 मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है। कम उपलब्धता वाले जिलों में आगामी 3 से 4 दिनों में यूरिया की आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। कृषि आयुक्त ने बताया है कि इस वर्ष प्री मानसून एवं मानसून के दौरान लगातार वर्षा होने के कारण किसानों द्वारा यूरिया की निरंतर मांग की जा रही है। इस वर्ष राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 6.12 लाख हेक्टेयर अधिक बुआई हुई है, जिसमें विशेषकर मक्का 6%, धान 15% एवं कपास 25% की अधिक बुआई हुई है, जिसके कारण यूरिया की मांग अधिक है। आज के समय में मछली पालना एक लाभदायक व्यवसाय बन चुका है, लेकिन इस बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब तालाब की मछलियां पूरी तरह से स्वस्थ और एक्टिव हों। बीमार या कमजोर मछली न सिर्फ उत्पादन को प्रभावित करती है, बल्कि बाजार में उसकी मांग और कीमत भी घट जाती है। और इसीलिए मछली पालकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मछली बीमार है या तंदुरुस्त। स्वस्थ मछली की त्वचा चमकदार और रंग प्राकृतिक होता है, वह देखने में एक समान और फ्रेश लगती है। अगर मछली का रंग फीका, असमान या सुस्त दिखाई दे रहा है तो ये बीमारी का संकेत हो सकता है। और कई बार मछली की त्वचा पर हल्का पीलापन या धब्बे भी नजर आते हैं, जो स्वास्थ्य में कमी को दर्शाते हैं। मछली के स्वास्थ्य के लिए सही खुराक ज़रूरी है और जिसमें मछलियों को संतुलित आहार दें। हर दिन फीडिंग के समय उनका रिस्पॉन्स देखें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में खुशी का माहौल है। यहाँ के प्रगतिशील किसान तौकीर बागमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। पीएम मोदी ने पिछले साल योग दिवस पर तौकीर बागमान के स्टॉल का दौरा किया था और उनकी सफलता की कहानी सुनकर प्रधानमंत्री ने उन्हें औषधीय और सुगंधित पौधों के मूल्य संवर्धन पर काम करने की सलाह दी थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिलने की खबर आते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव के युवा उद्यमी तौकीर बागबान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले पर 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस दूरदार इलाके में भी हम जैसे किसानों का जो ख्याल रखा। पिछले साल भी हमसे वो मुलाकात करके जिसमें 5 से 7 मिनट उन्होंने हमसे बात की और काफ़ी एनकरेज हुए हम तब उनसे इसी एरोमेटिक और मेडिसिन क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। तो आज हमें ये मौका मिला, बहुत खुशी का मुकाम है कि हम वहाँ जाके उनके साथ स्पेशल गेस्ट बैठ के 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। पिछले साल योग दिवस पर पीएम मोदी ने तौकीर बागबान के स्टॉल का दौरा किया था। उनकी सफलता की कहानी सुनकर प्रधानमंत्री ने उन्हें औषधीय और सुगंधित पौधों के मूल्य संवर्धन पर काम करने की सलाह दी थी। मैं बहुत खुश हूँ। मुल्क के लिए काम करना हमारे दीन और इस्लाम की रूह से सबसे अच्छा सवाब है, जिससे आम लोगों को फायदा हो। इससे बाकी बच्चों नौजवानों को एनकरेजमेंट मिलेगी कि अगर कोई काम करे उसकी कदर करते हैं मोदी जी, उससे उनके भी हौसले बुलंद होंगे। तौकीर साहब ने ही हम लोगों को अपने साथ जोड़ा है कि आप पौधे लगाओ, आप लेवेंडर लगाओ, तो इसके साथ हम जुड़े हैं। और ये पहली बार हुआ है कि इसी हुकूमत में कि एक किसान को जो है 15 अगस्त के लिए स्पेशली दिल्ली बुला। इससे हमें भी जो है बहुत जज्बा और जोश है कि हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें भी आने वाले में जो है मौका मिल सकता है। तौकीर बागबान ने मक्के की खेती छोड़कर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती शुरू की। आज वे 2500 किसानों को भी इस मुहिम से जोड़ चुके हैं। कभी सिर्फ एक छोटे से गांव का किसान आज लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने जा रहा है। तौकीर बागबान की ये कहानी देश भर के किसानों के लिए एक प्रेरणा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से प्रगतिशील किसान और युवा व्यवसायी तौकीर बागवान को मिले न्योते की सफलता को जहां स्थानीय निवासी पूरे जिले और चिनाब घाटी के लिए
प्रेरणा मान रहे हैं, नहीं, इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार में देश की सर्वोच्च मंच तक पहुंचने के लिए जज्बे और मेहनत की जरूरत है, ना कि बड़े नाम की। डोटान समाचार के लिए हैदराबाद से ताहिर नदीम खान सब्जई। और राजस्थान सरकार ने किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिंसों की बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कृषि उपहार योजना में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट प्रणाली के भुगतान प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कृषि विपणन विभाग द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव के अनुसार अब उन्हीं किसानों को उपहार कूपन जारी किया जाएगा जिनकी जिंसों की बिक्री ई नाम पोर्टल पर दर्ज हुई हो और उसका भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। योजना के वर्तमान स्वरूप में देखा जा रहा है कि ई नाम पर कृषि जिंस के विक्रय पर्चियों पर जारी कूपन की तुलना में ई पेमेंट पर जारी कूपन की संख्या काफ़ी कम है। संशोधित योजना में ई पेमेंट से प्राप्त कृषि उपज विक्रय की प्रति 10,000 रुपये की राशि एवं इसके गुणों में उपहार कूपन ई नाम सॉफ्टवेयर द्वारा जारी किए जा सकेंगे। प्रत्येक 6 माह में मंडी स्तर पर ड्रॉ निकालकर 50,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 30,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 20,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों के खातों में 3,200 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को आपदा पीड़ित किसानों के लिए वरदान बताया है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये पहली किस्त है और इसीलिए जिन किसानों के खातों में आज पैसे नहीं आएंगे उनके लिए लगभग 8,000 करोड़ की राशि बाद में जारी की जाएगी। बता दें आपको कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों के खातों में 3,200 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और ये राशि सीधे डिजिटल माध्यम से उनके खातों में भेजी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि आज इस समारोह में कृषि मंत्री मौजूद हैं, उनके साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी हैं और आज किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर कृषि मंत्री इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है और किसानों के लिए ये कितनी बड़ी सहायता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कृषि मंत्रालय में एमएसपी और कृषि मुद्दों पर प्रधानमंत्री समिति के सदस्य विनोद आनंद। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी फार्मर्स की सिक्योरिटी की और वित्तीय समावेशन का एक जीता जागता उदाहरण है। इसमें 21 राज्य और 496 जिले तो सिर्फ और सिर्फ खरीफ में है जो जुड़े हुए हैं और आज तो एक छोटी सी किस्त उनको दी गई है। मैं अगर किसान हूं और अगर 5.5 करोड़ एप्लीकेशन हमारे जैसे किसानों ने अगर लगाए हैं तो उसमें से 37 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो सीरियल्स हैं उस पे, और 65 बागवानी के क्रॉप, ये सारे उसमें इंश्योर्ड हैं। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि विश्व में हमारा सबसे जो 14 करोड़ किसान हैं उसमें 64%, 64% स्मॉल फार्मर्स हैं और 19% मार्जिनल फार्मर्स हैं। सो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को वित्तीय समावेशन करने का एक सबसे एक उनके जीविका को सुरक्षित करने का, ताकि वो क्लाइमेट चेंज की मार न सहें और जो वैश्विक रूप से जो समस्याएं हो रही है उस पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए ये इसका एक आज आप देख रहे हैं उसका एक रिफ्लेक्शन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी सभी उसमें आज शामिल हैं। इसके साथ में कुछ बातें आपको और बताऊं कि जैसे मान के चलिए कि जो
हमारे एससी और एसटी हैं, यानी कि वैसे किसान जो हैं जिनके पास जो लैंडलेस है या जिनके पास जमीन कम है या समाज के वैसे वंचित वर्ग से आते हैं, वो भी उनके भी आंकड़े वैसे हैं कि लगभग 8% कुल मिलाकर के, यानी कि अगर 100 किसान उसमें शामिल हैं जिनको ये सुविधा मिल रही है, तो मोटा मोटी लगभग 8% जो है वो एसटी फार्मर्स, झुंझुनू जिले में एसटी फार्मर्स बहुत हैं, मैं वहां रहा हूं, वहां काम भी किया है। तो झुंझुनू जिले में कुल मिला करके आपका बहुत सारा जैसे लामा गोठड़ा है और जहां वहां की मीना ट्राइब्स है, तो लगभग 8% जो है वो एसटी फार्मर्स इससे सुरक्षित हैं। और एससी फार्मर्स जो शेड्यूल कास्ट हैं जो 6% हैं, वो भी इससे पूरे रूप से सुरक्षित हैं। तो दुनिया में एक जो लोनी फार्मर एप्लीकेशन है, लगभग 4.25 करोड़ 4.25 करोड़ के आसपास लोनी फार्मर्स हैं जो एप्लीकेंट हैं और जिन्होंने लोन नहीं लिया हुआ है, यानी कि लोन जो लेते हैं उनका केवाईसी तो बैंक के पास रहता है, जो जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनका भी वो भी लगभग 1.3 करोड़ सिर्फ खरीफ में जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है वो सुरक्षित है, इसमें फाइनेंशियली सिक्योर हैं और वो इंक्लूडेड हैं। तो आज जो माननीय मंत्री जी ने जो ये एक प्रक्रम शुरू किया है और ये कोऑपरेटिव जो सहकारिता का तंत्र है पैक्स टू अपेक्स का, उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी उसमें शामिल हैं, पंचायत हैं उनके द्वारा भी इसमें काफी आईसी एक्टिविटी की जाती है। तो अपने आप में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और पूरे विश्व में विनोद जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम किन प्राकृतिक आपदाओं या जोखिम को इस योजना में शामिल किया जाता है ताकि किसान जो है इसका लाभ उठा सकें, और प्राकृतिक आपदाओं की भी आपने बात की थी, किसान उससे ज़्यादा उनको क्षति ना पहुंचे, तो किस तरह के प्राकृतिक आपदाओं को इसमें शामिल किया जाता है? देखिए, ड्राउट और फ्लड ये दो तो मेजर है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर मान के चलिए कि फसल खराब हो गई, उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे जो क्लेम पेड होता है, अगर सोइंग प्रिवेंट हुई, यानी कि सोइंग आप उसकी बिजाई नहीं कर पाए, या कुछ लोकलाइज समस्या वहां की हो, या फिर कुछ यील्ड बेस्ड समस्या हो, उत्पादन से संबंधित समस्या हो, यहां तक कि पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि आप जब फसल आपकी हो गई और मान के चलिए कि वो बरसात हो गई अचानक से, या फिर उसको मंडी तक ले जाने में अगर कोई समस्या हुई, वो भी सुरक्षित है। तो इस प्रकार से जो पूरा एक जो मूल्य श्रृंखला है और जो क्रॉप की पूरी साइकिल है, सोविंग से लेके हार्वेस्ट तक, वो पूरी की पूरी इसमें शामिल है। आप ध्यान दीजिएगा, सोविंग की से लेकर के और जब तक वो मंडी में जाती है तो पूरा का पूरा वो क्लेम पे होता है। और इसमें जो कुल मिलाकर के प्रीमियम सम्स हैं, जैसे कि मान के चलिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, जो उसमें केंद्र सरकार का जो सारा कुछ समावेशन है, तो किसान जो मिलाकर के जो प्रीमियम दे रहे हैं वो 1,70,000 मतलब 1,70,278 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें केंद्र सरकार की जो निधि है वो 3,52,145 है। मैं आज क्या आपको आंकड़ा दे रहा हूं, ये रोज रिवाइज किया जाता है कृषि मंत्रालय में, और राज्य सरकारें जो दे रही है वो उसमें अलग है। तो इस प्रकार से ये प्रीमियम मिला करके, चूंकि वहां की लोकलाइज समस्या बहुत ज्यादा होगी, जैसे मान के चलिए बिहार की समस्या है, तो कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आनी है, और बहुत सारे ऐसे हॉर्टिकल्चर के क्रॉप है जो लोकलाइज हैं, जो 2 महीने के और 3 महीने के भी होते हैं। टमाटर जैसे 4 महीने का क्रॉप है, बैगन मान लीजिए 2.5 महीने का क्रॉप है। तो ये सारी जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप हैं, इस तरीके से मिला जुला के 65 हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, वो भी इसमें सुरक्षित है। विनोद जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसान इन योजना का ज़्यादा से ज़्यादा इसको हासिल कर सकें और उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा सरल हो ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, सबसे जो आवश्यक है वो उनको जानकारी देनी है, और जो पैक्स से अपेक्स का अप्रोच है जो वर्तमान में अभी आप जो देख रहे हैं, और खास करके जो डिजी स्टैक और एग्री स्टैक की सारी चीजें शुरू हुई है, तो जो रिस्क प्रोटेक्शन और क्लाइमेट रेजिलियंस का जो ये सारा कुछ है, ये टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत जबरदस्त सदुपयोग हो रहा है। और वो सारी एग्रेरियन इकोनॉमी जहां पे क्लाइमेट की अनसर्टेनिटी है, जलवायु की अनसर्टेनिटी है, अब ये आधार लिंक्ड 1 क्लिक एनरोलमेंट है। आप मोबाइल से भी इसका हमारे किसान प्रयोग करते हैं। जियो टैग्ड क्रॉप सर्वे है ये इसमें जो सर्वे करते हैं वो अब तो डिजी स्टैक की वजह से वो 100% लोगों को पता है। और आपके माध्यम से मैं अपने पूरे विश्व को ये बताना चाहूंगा
कि अब हमारे यहाँ सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें हर इंच जो जमीन का है उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है और हम उसके हिसाब से लोकलाइज लोगों को देते हैं। तो अगर मान के चलिए जो कोऑपरेटिव्स हैं लगभग जो 27% के आसपास, या बैंक्स हैं वो 20% के आसपास, 21% पंचायत के आसपास, ये फॉर्मल सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उसको किस प्रकार से लोकल पीयर नेटवर्क के माध्यम से उनको बताया जाए इस बारे में कि ये आपकी योजना है, तभी वो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा सरकार यही चाहती है कि डिजिटल माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ही इसका जो राशि है वो पहुंच जाए। उसके लिए तो काफ़ी जानकारी होनी ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि मोबाइल के बारे में भी बहुत ज़्यादा कम जानते हैं। तो उसके लिए भी किस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं? देखिए, लगभग अब जब शुरू हुआ था, जिस समय प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना PMBFY जो पहले जैसे होता था उससे नए रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में, तो लगभग उस समय जो किस एप्लीकेशंस आते थे उनकी संख्या कम थी, खास करके लोनी फार्मर्स की। मैं आपको 2021 की बात बताऊंगा, कोविड से जब हम निकले थे तब उसका समय है। उससे लेकर के अभी लगभग जो है वो 70% एप्लीकेशन के दर में वृद्धि हुई है। यानी कि पहले जितना किसान एप्लीकेशन देता था उससे 70% ज्यादा किसान अब एप्लीकेशन देते हैं। तो ये अपने आप में जो लोनी और नॉन लोनी फार्मर्स जो हैं वो दोनों एप्लीकेशन बेस्ड जिस प्रकार से कर रहे हैं उसके लिए एक रिफ्लेक्शन है कि किसान इसका सदुपयोग कर रहे हैं। और रबी में इसके जो आंकड़े आए थे, जैसे आपको रबी में 485 जिलों में रबी में फार्मर्स सिक्योरिटी इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया था। पिछले वर्ष कुल मिलाकर के रबी और खरीफ हम दोनों को जोड़ दें तो लगभग हमारे 505 जिलों में इसका सदुपयोग किया गया था, इस योजना का सदुपयोग किया गया था। तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी राज्य में किसी की सरकार हो, लेकिन जिन जिन राज्यों में राज्य सरकारों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है एप्लीकेशन फिल करने में, और चूंकि अभी डीबीटी का समय है, सबसे बड़ा फायदा हो रहा है जो किसान सम्मान निधि है कि किसानों के आंकड़े अब सरकार के पास हैं और अब डिजिटैक के बाद वो सब आधार इनेबल्ड हो गए हैं। यानी कि वहां पे कहीं भी कोई लीकेज की कोई समस्या नहीं है। और हर एक चीज और जानना चाहेंगे विनोद जी, आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका इस योजना के तहत क्या होती है? सबसे पहले जो राज्य सरकारों को एक्टिव होकर के उनको आगे आना पड़ेगा कि जो 65 फसलें हॉर्टिकल्चर क्रॉप की है या जो सीरियल्स के एग्रीकल्चर क्रॉप्स में है, वो कौन कौन से क्रॉप हैं और किन किन क्रॉप्स में किसानों को ज्यादा घाटा हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान के चलें शुगर के या कॉटन के फार्मर्स हैं या पल्सेस के फार्मर्स हैं, तो वो उन किसानों को 100% वो कैसे लोनी बने या कैसे वो नॉन लोनी फार्मर्स हो, वो किस प्रकार से इस योजना से जुड़े, इसमें एक IAC एक्टिविटी उनको करना होगा और उनके माध्यम से ही उसकी डिलीवरी होती है। तो पहले जैसे एक समस्या ये थी कि जब बाबू वहां जाएंगे, साइन करेंगे, सर्वे करेंगे तब होगा। तो एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कोई सर्वे करने का किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी। आज वो पोर्टल है, उस पोर्टल पे सेल्फ रिपोर्ट जाती है, इसलिए आप देखेंगे कि जो 64% स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इसको सुविधा मिल रही है और 19% जो मार्जिनल फार्मर है उनको सुविधा मिल रही है। तो मिला जुला कर अगर हम पूरा देखें तो लगभग 78% जो किसान हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, सिर्फ बहुत कम संख्या बची है। लेकिन राज्य सरकारें, खास करके वैसी सरकारें जो इसको बहुत देर से शुरू कर पाई किन्हीं राजनीतिक कारणों से, उनको आगे आना होगा और जो 100% उनका जो इंक्लूजन हो, जो जैसे PM किसान निधि में जो जिस तरह के एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनको उसमें जोड़ना होगा, अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा और उस पोर्टल में जो डेली फीडिंग होती है वो करना होगा। जी विनोद जी, वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से और विस्तार से हमको समझाया फसल बीमा योजना के बारे में कि किस तरह से सरकारों के प्रयासों से किस तरह से ये किसान जो हैं वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अपनी फसलों का अगर नुकसान हो जाता है तो ये फसल बीमा योजना जो है वो उनके लिए एक वरदान की तरह से साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय सरकार। जी, तो किसानों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज राजस्थान के झुंझुनू में 3,200 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है
और इसी के साथ ही हमारे किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।